निज़ाम उल मुल्क का जन्म अगस्त 1671 में हुआ था। मुगल सम्राट औरंगज़ेब द्वारा उन्हें कमरुद्दीन खान नाम दिया गया था। उनके पिता फिरोज जंग 2 साल पहले ही 1669 में भारत आए थे और औरंगज़ेब की सेना में काम करते थे, जिन्हें बाद में गुजरात सूबे का सूबेदार भी बनाया गया। 6 साल की उम्र में निज़ाम उल मुल्क को एक छोटा सा मनसब दिया गया। अपनी युवा अवस्था के दौरान निज़ाम उल मुल्क अपने पिता के साथ सैन्य अभियान में भी जाया करते थे। अपने पिता के साथ पुणे के एक अभियान के दौरान वह बहादुरी के साथ लड़े और बादशाह द्वारा पुरस्कृत भी किए गए। निज़ाम उल मुल्क को 1684 में 100 घोड़ों की मनसबदारी भी दी गई। 1698 में औरंगज़ेब ने निज़ाम उल मुल्क को बीजापुर के पास नागौरी में एक विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। निज़ाम उल मुल्क ने सफलतापूर्वक इस विद्रोह को ख़त्म कर दिया। इसके बाद निज़ाम उल मुल्क ने सफलतापूर्वक पन्हाले के किले की घेराबंदी भी की, जिस पर मराठाओं का कब्जा था। उन्होंने पन्हाला से आने जाने वाली सारी सड़कें बंद करवा दी, जिसके परिणाम स्वरूप कोई भी खाने पीने की चीज़ पन्हाला के निवासी तक नहीं पहुंच पा रही थी। जून 1700 में यह किला उनकी सेना द्वारा जीत लिया गया। उनकी सेवाओं से संतुष्ट होकर औरंगज़ेब ने उन्हें बीजापुर का फौजदार बनाया और 400 घोड़ों की मनसबदारी भी दी। इसके 2 साल बाद 1702 में निज़ाम उल मुल्क बीजापुर के सूबेदार बन गए। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद बादशाह बहादुर शाह ने उन्हें अवध का राज्यपाल भी नियुक्त किया। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद 1712 में उन्होंने दिल्ली में एक निजी जीवन जीने का विकल्प चुना और दरबार से छुट्टी ले ली। 1712 में फारुखसियार ने उन्हें दक्कन का सूबेदार बनाने के लिए उन्हें निज़ाम उल मुल्क की उपाधि भी दी। उनके दुश्मनों ने निज़ाम उल मुल्क पर मुगलों से स्वतंत्र अपनी खुद की सल्तनत चलाने का भी आरोप लगाया, जबकि वो मुगल बादशाह की सारी आज्ञा मानते थे और दिल्ली को धनराशि भी भेजा करते थे। कुछ साल बाद फारुखसियार ने उन्हें सैयद भाइयों से लड़ने के लिए बुलाया, लेकिन बाद में खुद ही लड़ने का फैसला किया। लेकिन सईद बंधुओं ने फारुखसियार को हरा दिया और फारुखसियार को मौत के घाट उतार दिया। बाद में सैयद बंधुओं ने 18 साल के नए बादशाह मोहम्मद शाह को गद्दी पे बिठाया। जल्द ही निज़ाम उल मुल्क ने सईद बंधुओं को हरा दिया और बादशाह मोहम्मद शाह को आज़ाद कर दिया। इसके बाद बादशाह मोहम्मद शाह ने उन्हें अपना वजीर बना दिया। निज़ाम उल मुल्क ने भ्रष्ट मुगल प्रशासन में सुधार का भी प्रयास किया। दरबार के शिष्टाचार और अनुशासन को बहाल करने के प्रयास में उन्होंने कई दुश्मन भी बना लिए। धीरे धीरे अन्य दरबारी उनके खिलाफ सम्राट के मन में जहर भरने लगे। 1724 में निज़ाम उल मुल्क ने परेशान होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया और दक्कन के फिर से सूबेदार बन गए। लेकिन 9 साल पहले ही बादशाह फारुखसियार द्वारा मुरबरेज खान को राज्यपाल नियुक्त किया गया था और उन्होंने इस पद को खाली करने से इनकार कर दिया। मुरबरेज खान ने दक्कन में कानून व्यवस्था को सफलतापूर्वक बहाल किया था, लेकिन मुगल सिंहासन को थोड़ा सा ही धन भेजा करते थे और अपने बेटों के बीच में उन्होंने प्रशासनिक पद बांट दिए थे। निज़ाम उल मुल्क ने अपनी सेना के साथ बैरार के शकर खेल में मुरबरेज खान की सेना के साथ लड़ाई लड़ी। एक निर्णायकपूर्ण मुकाबले के बाद मुरबरेज खान हार गए। निज़ाम उल मुल्क ने मुरबरेज खान के कटे सर को दिल्ली भेज दिया और ये साफ कर दिया कि उनके रास्ते में जो भी व्यक्ति आएगा उसे वो ख़त्म कर देंगे। इसके बाद मुगल बादशाह ने उन्हें एक हाथी और कई सारे हीरे जवाहरात भी भेजे और उन्हें आसिफ जहाँ की उपाधि भी दी। आसिफ जहाँ मुगल दरबार में सर्वोच्च उपाधि थी, जिसे मुगल बादशाह अपने किसी खास दरबारी को ही देते थे। निज़ाम उल मुल्क ने 1724 में आसिफ जाही राजवंश की स्थापना एक निजी समारोह में बंद दरवाज़ों के पीछे की, जिसमें उनके निकटतम सलाहकार ही शामिल थे। निज़ाम उल मुल्क ने कभी औपचारिक रूप से अपनी स्वतंत्रता घोषित नहीं की और जोर देकर कहा कि उनका शासन पूरी तरह मुगल सम्राट के विश्वास पर आधारित है। बाद में एक दीवान की सहायता से निज़ाम ने अपने स्वयं के कानून का एक मसौदा तैयार किया। उन्होंने अपनी एक नई सेना भी खड़ी की और एक स्वयं का ध्वज भी बनाया। इसके बाद उन्होंने अपने राज्य को 3 भागों में विभाजित कर दिया। 1/3 उनकी निजी संपत्ति बन गई, जिसे सर्फ खास के नाम से जाना जाता है। 1/3 उन्होंने सरकार के खर्चों के लिए आवंटित की और इसे दीवानी के क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, और शेष 1/3 उन्होंने बाकी दरबारी, जिसमें जमींदार, जागीरदार और देशमुख भी थे, उन्हें दे दी।
जिसके बदले सारे दरबारी उन्हें हर साल उपहार दिया करते थे। यह प्रणाली 1950 तक बिना किसी परिवर्तन के चलती रही और इस प्रणाली ने राज्य का खजाना और खुद निजाम की आय का एक स्थिर स्रोत सुनिश्चित किया। 1725 में मराठा निजाम से भिड़ गए क्योंकि निजाम ने मराठाओं को चौथ और सरदेश मुखी देने से इनकार कर दिया था। अगस्त 1727 में युद्ध शुरू हुआ और पेशवा बाजीराव ने नासिक के पास पालखेड़ की युद्ध में निजाम को हरा दिया, जिसके बाद निजाम को मराठाओं को चौथ और सरदेश मुखी देनी पड़ी। इसके 10 साल बाद 1738 में नादिर शाह ने अफगानिस्तान और पंजाब के रास्ते दिल्ली पे हमला किया। निजाम उल मुल्क ने अपनी सेनाओं को करनाल भेजा, जहां मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की सेनाएं फारस की सेनाओं को मार भगाने के लिए एकत्रित हो रही थी। नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह और निजाम की संयुक्त सेना को आराम से हरा दिया। इसके कुछ दिन बाद ही नादिर शाह ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। दिल्ली वासियों और नादिर शाह के सैनिकों के बीच में एक छुटपुट मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद नादिर शाह ने दिल्ली में नरसंहार करने का आदेश दिया। इस नरसंहार के विरोध में ना तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने न ही उनके किसी मंत्री ने नादिर शाह को रोकने की कोशिश की। इस नरसंहार के बीच केवल निजाम उल मुल्क ने नादिर शाह के पास जाकर शहर में चल रहे मारकाट को खत्म करने का आग्रह किया। नादिर शाह ने तुरंत नरसंहार समाप्त किया और वो फारस वापस लौट गए। मार्च 1742 में मद्रास के फोर्ट सेंट जॉर्जिस में स्थित अंग्रेज़ों ने मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी राज्यों में हैदराबाद को सबसे महत्वपूर्ण माना और निजाम उल मुल्क के लिए उपहार भी भेजा। जून 1748 में बुरहानपुर में उनकी मृत्यु हो गई और औरंगाबाद के पास खुलनाबाद में शेख बुरहानुद्दीन गरीब चिश्ती की मज़ार के पास उन्हें दफनाया गया, जहां औरंगजेब को भी दफनाया गया था। निजाम उल मुल्क और आसिफ जहां की उपाधि जो मुगल बादशाह द्वारा उन्हें दी गई थी, उनके वंशजों ने उसे कायम रखा और हैदराबाद के बादशाह को निज़ाम ऑफ हैदराबाद या हैदराबाद के निज़ाम और उनके खुद के राजवंश को आसिफ जाही राजवंश के नाम से जाना जाता है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए। धन्यवाद।